Assalamu alaikum dear students, hope everyone is feeling fine. This is Anayat Ayub Loan here from Department of Zoology from Great Shaikh Hamdan Institute Pulwama। बेटा जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा दैट विल बी बायोमोलिक्यूल्स। बिफोर गोइंग इन दिस चैप्टर मैं आपको सबसे पहले इसकी मार्क्स एनालिसिस बताऊंगा। जो इसकी मार्क्स एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू नीट एग्जामिनेशन। ये चैप्टर आपको 12th के केमिस्ट्री में भी मिलेगा और केमिस्ट्री से इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं और हमारे बायो से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अगर हम बायो का पोर्शन देखेंगे, बायो वाले पोर्शन में बच्चा यहां से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 मार्क्स। एंड बेटा मेरा केमिस्ट्री के पोर्शन से यहां से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट विल बी बेटा मेरा 8 मार्क्स। तो नियरली अबाउट 20 मार्क्स इस चैप्टर से नीट में आते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। रही बात अब इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, तो वो भी मैं यहां पे बताऊंगा। 2017 से अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पहला वाला टॉपिक जो हमें यहां पे पता चल रहा है पिछले एग्जामिनेशन से, तो स्ट्रक्चर्स में हमें क्वेश्चन मिलता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में से क्वेश्चन आएगा। नंबर 2 बच्चा मेरा एमिनो एसिड्स, बेटा मेरा एमिनो एसिड्स, साथ साथ इसी के साथ प्रोटीन्स बेटा मेरा, और जिगर मेरा याद रखना है एंजाइम्स में भी क्वेश्चन मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 3 जो है ना, यहां से हमें क्वेश्चन मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको पता लगेगा, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बच्चा पिछला वाला पेपर हम पहले देखेंगे। 2023 में जो पेपर आया था, एक तो इसमें से क्वेश्चन आया था प्रोटीन्स में से, और दूसरा क्वेश्चन आया था एंजाइम्स से। तो ये टॉपिक्स जो है ना, दे आर ऑल ट्रेंडिंग टॉपिक्स। स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन मिलेगा और इस पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से भी क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन में। तो बच्चा मेरा डेफिनेशन भी ऐसी ही गॉडिफिकेशन से याद नहीं रखनी है, डेफिनेशन को एक अच्छे तरीके से बनाना है ताकि कंसेप्ट याद रहे, फिर डेफिनेशन भी आप कभी नहीं भूल पाओगे बेटा। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले यहां पे एक सेल बनाएंगे, पहले यहां पे एक सेल बनाएंगे बच्चा मेरा। दिस इज अ सेल, ये हमारे पास सेल है। ये हमारे पास सेल है, ये मैंने यहां पे एक सेल बना ली। तो सेल के बीच में बेटा मेरा आपको पता होगा, सेल के बीच में हमारे पास ब्रेन ऑफ सेल होता है, दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस, दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2, अगर हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देखेंगे, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बच्चा मेरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड होता है, दैट वी कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं बेटा मेरा साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसको हम बोलते हैं बच्चा मेरा साइटोप्लाज्म। एंड नंबर 2, जो न्यूक्लियस में बेटा मेरा फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चा मेरा, दैट वी कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। हमें ऐसा मॉलिक्यूल भी मिल सकता है C6H12O6, जिसका नाम हमें पता है, दिस वी कॉल्ड एज ग्लूकोज। हमें बेटा मेरा एमिनो एसिड्स मिल सकते हैं, एमिनो एसिड्स मिल सकते हैं बच्चा मेरा। हमें यहां पे लिपिड्स मिल सकते हैं बच्चा मेरा। अगर हम न्यूक्लियस की बात करेंगे बच्चा मेरा, तो इस
न्यूक्लियस में बेटा मेरा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स, यानी कि एक तो डीएनए, डीएनए से आरएनए, इन दोनों को हम बेटा मेरा न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। सर क्या इनके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं? बिल्कुल बेटा, यहां पे आपको पोटेशियम भी मिल सकता है, सोडियम भी मिल सकता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव भी मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, ऑक्सीजन भी मिल सकता है। ये तो रही हमारी सेल की स्टोरी। सर क्या सेल की स्टोरी? हमारी सेल जो है ना, इसका जो साइटोप्लाज्म है ना बच्चा मेरा, और इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना बच्चा मेरा, ये सब बायोमॉलिक्यूल से भरी हुई सेल है बच्चा मेरा। एक तो बायोमॉलिक्यूल्स हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और जो इसमें इनऑर्गेनिक आयन्स भी इसमें पोटेशियम की फॉर्म में, सोडियम की फॉर्म में, कैल्शियम की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में यहां पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं बच्चा मेरा। तो बच्चा मेरा, बिफोर गोइंग इनटू डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा, अगर हमें बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम लिख सकते हैं बेटा मेरा, ये जो बायोमॉलिक्यूल होता है ना, बायोमॉलिक्यूल होता है बच्चा मेरा, दिस इज एन कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। तो बेटा मेरा, मैं यहां पे बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। बायोमॉलिक्यूल इज नथिंग, इट इज अ कार्बन कंटेनिंग बच्चा मेरा, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स obtained or formed from living source बच्चा मेरा। इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे ही लिखते हैं बच्चा मेरा, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल याद ऐसे नहीं रखना है, कोडिफिकेशन याद नहीं रखनी है कि इट्स अ कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑब्टेन्ड और फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग सेल। ये लिविंग सेल में होता है और ये कार्बन कंटेनिंग होता है, ऑर्गेनिक होता है। जैसे कि बच्चा मेरा, अगर मैं यहां पे आपको फीचर्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल बताऊं तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर मैं क्या बताऊंगा? फीचर्स में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? नंबर 1 प्रॉपर्टी बेटा मेरा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये होता है बेटा मेरा कार्बन कंटेनिंग। सर बायोमॉलिक्यूल जो होता है ना, ये कार्बन कंटेनिंग होता है बच्चा मेरा। नंबर 2 फीचर जो बच्चा मेरा है ना, ये ऑर्गेनिक होता है बच्चा मेरा, ये ऑर्गेनिक होता है बच्चा मेरा। नंबर 3 जो होता है ना बच्चा मेरा, नंबर 3 जो होता है, ये होता है बेटा मेरा, इसका सोर्स जो होता है ना, सोर्स होता है लिविंग, इसका सोर्स होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसका सोर्स जो होता है ना वो लिविंग होता है। तो आज के बाद बायोमॉलिक्यूल को बिल्कुल गॉडिफिकेशन से याद नहीं रखना है। सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखना है? सर इसमें कार्बन होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, सर इसका ये बनेगा लिविंग सोर्स से बनेगा बच्चा मेरा, लिविंग सेल से बनेगा। जैसे कि हमारी सेल का जो साइटोप्लाज्म है बच्चा मेरा, साइटोप्लाज्म जो है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, दोनों को साथ में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में ये बायोमॉलिक्यूल्स आपको जरूर मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स मिलेंगे, सर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मिलेंगे, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल, क्या एक सेल में सिर्फ लिविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे? नहीं बच्चा मेरा, याद रखना, एक सेल में हमारे पास इनऑर्गेनिक आयन्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। लाइक हमारे पास पोटेशियम होता है, लाइक हमारे पास सोडियम होता है जो नर्व इंपल्स में काम आते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में काम आता है। तो बच्चा मेरा, आपने याद जो रखा ना, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है, हमारा जो बायोमॉलिक्यूल है, इट इज कार्बन कंटेनिंग, इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म्ड बाय लिविंग सोर्स। तो बच्चा मेरा, क्या मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया? तो बच्चा मेरा, मैं यहां पे आपके पास थोड़े से क्वेश्चन इस डेफिनेशन में पूछूंगा, तो हम क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, जैसे पैटर्न के क्वेश्चन हमारे नीट एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चन मैं यहां पे इस बोर्ड पे पेस्ट करूंगा और आपको आंसर जरूर अपने माइंड में सोचना है बच्चा मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमारी लिविंग सेल, स्टेटमेंट है बेटा मेरा, लिविंग सेल contains only
only organic molecules, only organic molecules, only organic molecules। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड जो मैं यहां पे लिखूंगा, लिविंग सेल contains both organic and inorganic molecules। तो बच्चा बिल्कुल डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हम ऑर्गेनिज्म है तो हम में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल गलत है बच्चा मेरा। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो मैंने पहला स्टेटमेंट S1 जो लिखा ना बच्चा मेरा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट बोल रहा है लिविंग सेल कंटेन्स ओनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नहीं बच्चा, इनऑर्गेनिक आयंस भी यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। नंबर सेकंड, जो हमारी लिविंग सेल होती है ना बच्चा मेरा, लिविंग सेल जो होती है बच्चा मेरा, इसमें ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे आपके सामने प्रोड्यूस कर लूंगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड, ये जो बायोमोलिक्यूल होता है ना बच्चा मेरा, क्या मैं लिख सकता हूं स्टेटमेंट नंबर 1 में हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग, बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग बच्चा मेरा। और अगर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूं, बायोमोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय only living source बच्चा मेरा। तो याद रखना है, बिल्कुल आसान है, यही तो मैंने बताया था ना। बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंटेनिंग होते हैं बच्चा मेरा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सोर्स बच्चा मेरा। इन नॉन लिविंग सोर्स कभी बायोमोलिक्यूल को नहीं बना सकता है। दैट इज व्हाई आप इसको क्या लिखोगे, ये जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है ना, ये भी राइट है, और जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है ये भी राइट है बच्चा मेरा। क्या मैं यहां पे बोर्ड पे कुछ मॉलिक्यूल्स को लिखूंगा और आप इन्हीं डिफिनीशन से उन बायोमोलिक्यूल्स को पहचान सकते हो? तो बच्चा मेरा, मैं यहां पे कुछ केमिकल्स लिखूंगा, कुछ आयंस लिखूंगा, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। आपको सिर्फ याद रखना है बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग, प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सोर्स एंड आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो नंबर 1 अगर मैं यहां पे लिख लूंगा बच्चा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आपको सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई द बायोमोलिक्यूल बच्चा मेरा, आइडेंटिफाई द बायोमोलिक्यूल बच्चा मेरा। नंबर 1 में लिखूंगा बच्चा, दैट इज C6H12O6। सर इसका नाम क्या होता है? ये मैंने तो सुना है कहीं पे, इसका नाम है ग्लूकोज बच्चा मेरा। मैं एक और लिख लूंगा, दैट इज NH2, दैट इज C, दैट इज R, दैट इज H। यहां से फिर से मैं एक H लगाऊंगा, यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखूंगा। तो ये वाला कंपाउंड क्या है? दिस इज एन एमाइनो एसिड बच्चा मेरा। मैं यहां पे डाइवैलेंट फॉस्फेट आयन लिखूंगा, मैं सल्फेट आयन लिखूंगा, दिस इज आल्सो डाइवैलेंट आयन, SO4 2 नेगेटिव एंड FeO4 2 नेगेटिव। यहां पे मैं पोटेशियम लिखूंगा, सोडियम लिखूंगा बच्चा मेरा, कैल्शियम लिखूंगा बच्चा मेरा। एक और यहां पे जो मैं लिखूंगा, दैट विल बी सक्रोज लिखूंगा बच्चा मेरा। एक और यहां पे लिखूंगा, दैट इज प्रोटीन बच्चा मेरा। यहां पे लिखूंगा DNA और यहां पे लिखूंगा RNA, जिनको हम बेटा मेरा न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं बेटा मेरा। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना, वही डेफिनेशन इन पे अप्लाई करके आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा बायोमोलिक्यूल है, कौन सा बायोमोलिक्यूल नहीं है। एक और एग्जांपल जो मैं यहां पे लिख लूंगा, दैट विल बी CH4 एंड नंबर 8 विल बी CH4OH बच्चा मेरा। सर मुझे अप्लाई क्या करना है? बिल्कुल आसान है, मैं तो यहां पे लिखूंगा बच्चा, क्योंकि आपको फिर से याद आएगा। मैं कहूंगा जो बायोमोलिक्यूल होता है सर, वो होता है कार्बन कंटेनिंग। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा होता है ऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? याद रखना बच्चा, ऑर्गेनिक कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, या तो वो
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हो उसी को ऑर्गेनिक कहते हैं। एक तो बायोमोलिक्यूल कार्बन कंटेनिंग होता है, दूसरा ऑर्गेनिक होता है, तीसरा जो सोर्स होता है ना वो लिविंग होता है बच्चा मेरा। यही तीन टेस्ट्स इन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करके बता सकते हो आप लोग बेटा कि कौन सा बायोमोलिक्यूल है, कौन सा बायोमोलिक्यूल नहीं है। तो मैं पहला वाला टेस्ट देखूंगा, सर क्या ये कार्बन कंटेनिंग है? बिल्कुल बिल्कुल कार्बन कंटेनिंग है। नंबर सेकंड, क्या ये ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है बेटा। इसमें आप देख सकते हो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट, दैट इज लिविंग सोर्स। क्या ये लिविंग सोर्स से मिलता है? हां बेटा मेरा, इसका सोर्स लिविंग होता है। ये फोटोसिंथेसिस से भी बनता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस से भी बनता है। तो मैं लिख लूंगा ये बायोमोलिक्यूल है बच्चा मेरा, दिस इज बायोमोलिक्यूल। नंबर सेकंड, हमारे पास जो अमीनो एसिड है इसका नाम होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, सर क्या ये कार्बन कंटेनिंग है? बिल्कुल कार्बन कंटेनिंग है। क्या ये ऑर्गेनिक है? हां ऑर्गेनिक है। क्या इसका सोर्स लिविंग है? हां सोर्स भी लिविंग है। तो दिस इज आल्सो बायोमोलिक्यूल बेटा मेरा। नंबर थर्ड, हमारे पास डाइसल्फेट आयंस, फॉस्फेट एंड सल्फेट आयन जो बफर का काम करते हैं हमारी बॉडी में। सर ये फॉस्फेट एंड सल्फेट कार्बन कंटेनिंग तो है ही नहीं। सर कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो पहला ही टेस्ट में फेल हो गए। तो दोनों नॉट बायोमोलिक्यूल्स बच्चा मेरा। नंबर थर्ड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये आयंस हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हैं बच्चा मेरा। इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट बायोमोलिक्यूल्स, दे आर इनऑर्गेनिक आयंस। ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं। सर सक्रोज जो है ना, इट इज एन डाइसैकेराइड, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट बेटा मेरा, कार्बन कंटेनिंग लिविंग सोर्स बच्चा मेरा, ऑर्गेनिक होता है। दैट इज व्हाई इसको हम बायोमोलिक्यूल में कंसीडर कर सकते हैं बच्चा मेरा। प्रोटीन तो हमारी बॉडी में भर के होता है, चाहे एंजाइम हो, चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो, चाहे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, चाहे कोई भी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो भी प्रोसेस होती है उसमें प्रोटीन काम करता ही है बेटा मेरा। दैट इज व्हाई ये जो प्रोटीन होता है ना, ये कार्बन कंटेनिंग भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इसका सोर्स लिविंग भी होता है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूं, ये भी बायोमोलिक्यूल है बच्चा मेरा। नंबर थर्ड जो है ना बच्चा मेरा, दैट इज यूर मेरा डीएनए एंड आरएनए जो हमारे न्यूक्लियस में होता है बच्चा मेरा। ये जो न्यूक्लियस में होता है ना, दैट इज आल्सो एन बायोमोलिक्यूल बच्चा मेरा। ये भी बायोमोलिक्यूल कहलाता है क्योंकि इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है एंड फास्फोरस भी होता है और जिगर मेरा फास्फोरस भी होता है। दैट इज व्हाई डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये डीएनए आरएनए जो है ना, प्रोटीन जो है ना बच्चा मेरा, ये सारे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स आ गए। तो बेटा मेरा, अगर मैं यहां पे आपको एक कंसेप्ट बता दूं बच्चा मेरा, आज तक हमने सुना है डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बिल्कुल सही सुना है बच्चा मेरा। लेकिन एक बहुत अच्छी बुक है दैट वी कॉल्ड एज लिनिंजर, जो पढ़ाई जाती है हायर क्लासेस में, उसने हमको यह भी बताया है कि बोथ एक जो प्रोटीन्स है बच्चा मेरा, प्रोटीन जो है ना बच्चा मेरा, इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो इसका होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये आगे जाके कौन सी फंक्शन करेगा बच्चा मेरा। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें बताता है आगे जाके ये कौन सी फंक्शन करेगा। क्या ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा? क्या ये मेम्ब्रेन में रहेगा? क्या ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनेगा? क्या ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा? क्या बेटा मेरा ये रेड कलर देगा ब्लड को तो हीमोग्लोबिन बनेगा? कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स टर्शियरी स्ट्रक्चर। नंबर सेकंड, हमारे पास जो डीएनए होता है और आरएनए होता है बच्चा मेरा, ये भी बायोमोलिक्यूल्स है ना बच्चा मेरा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों को हम इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई बताएगा डीएनए और आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है, कहना सर यस इसमें इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन आज मैंने एक और कंसेप्ट समझा, ये जो हमारे पास प्रोटीन होता है ना, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसमें इंफॉर्मेशन छुपी होती है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? क्या ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा? क्या ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनेगा? क्या ये एंजाइम बनेगा? ये इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है। तो याद रखना है, प्रोटीन्स
एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। इनको हम इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। रही बात हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा मेरा, कार्बोहाइड्रेट्स की बेटा मेरा, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे एक्ट लाइक फ्यूल्स। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, केरोसिन डालते हैं तो गाड़ी चल पड़ती है, वैसे ही बेटा मेरा कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो ना तो ये हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करती है। यहां से हमें बेटा मेरा इनके ब्रेकडाउन से हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है बच्चा मेरा। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। रही बात इससे आगे जाने की तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा इंशाअल्लाह रहमान होगा, दैट विल बी ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स एंड कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बेटा ये सब बस ट्रेलर था, इसके बाद मूवी आने वाली बाकी है, तो उसमें हम एक तो बेटा मेरा हमारा केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे एंड दूसरा मैं उसी के साथ साथ अमीनो एसिड्स को भी खत्म कर लूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।